नमस्ते, जय श्री राम। सभी राष्ट्रवादियों का चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम लोग अनफिल्टर्ड में बात करेंगे। और आज का जो हमारा मुद्दा है बड़ा ही गंभीर है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। और जब मुद्दा गंभीर हो और कॉम्प्लेक्स हो तो हमेशा राय जो है वो एक्सपर्ट्स की ही ली जानी चाहिए। और इसीलिए हमने इनवाइट किया हमारे चैनल पे पहली बार अवनीश सर, अवनीश पीएल शर्मा सर। न सिर्फ राष्ट्रवादी खेमे के एक जाने पहचाने बल्कि एक जाने माने चेहरे हैं। मैं उन्हें लगातार सुनते आया हूँ। प्रारंभ डॉट इन के भी फाउंडर है। और सर के इंट्रोडक्शन में बड़ा समय लगेगा, इसलिए हम लोग उसमें ज्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे। अवनीश सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। जी आदित्य, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। जय जय श्री राम जी। जय श्री राम। अवनीश सर, अवनीश सर, कल जब दोपहर में लोग वेट कर रहे थे कि सीसीएस की मीटिंग के बाद या जो सीसीपीए की मीटिंग है, इस तरीके की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के बाद पाकिस्तान के ऊपर क्या फैसला आएगा, किस तरीके से जो निर्णय लिए गए हैं, क्या इंफॉर्मेशन लीक कराई जाएगी या पाकिस्तान में क्या खलबली मचेगी, वहां तो रात की 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी परसों सुबह। इतनी जो खलबली मची हुई थी पूरे देश में कि भाई आगे क्या होने वाला है। पूरा देश एक तरफ एनर्जी से भरा हुआ है, पेट्रोलिज्म की और नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो चरम पे है इस टाइम। जब जो पहलगाम में हमला होता है, जो हीनस एक्ट, उसके ऊपर बोलने में भी मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। जिस तरीके से हिंदुओं को चुन चुन के मारा जाता है, उनकी पैंट उतार के मारा जाता है और केवल हिंदुओं को टारगेट करके मारा जाता है। और ऐसी नेशनलिज्म की फीलिंग के बावजूद जब हम लोग सोच रहे थे कि सरकार और बाइंड अप करेगी, लोगों को चार्जअप करेगी कि हमें जंग में जाना है तो आप ये तैयारी कीजिए। जिस तरीके से एक देश जब जंग में जाने से पहले तैयारी करता है, कुछ ड्रिल्स बताई जाती हैं, कुछ गाइडलाइंस इशू की जाती हैं, ऐसे इंतजार के बीच अनाउंसमेंट अचानक से आती है कि कास्ट सेंसस होने वाला है। जो सेंसस हमारा ड्यू है लॉन्ग टाइम से, उसी में कास्ट का भी एक कॉलम ऐड हो जाएगा। और जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी या जुमलेबाजी थी राहुल गांधी की, कहीं ना कहीं उसके आगे घुटने टेकते हुए सरकार दिखती है सर। अब इस पे अलग अलग लोगों के कल दोपहर से ही राय और मशवरे आने लग गए हैं कि क्यों किया सरकार ने ऐसा। किसी ने इसको मास्टर स्ट्रोक बताया, किसी ने कहा कि ये सही नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम लोग चार्जअप थे, यूनाइट हो चुके थे, उस समय अचानक से दोबारा कास्ट का डिस्कशन स्टार्ट होना ये काफी उल्टा पड़ेगा। पर्सनली मैंने भी ट्वीट किया कि ऐसा लग रहा है कि जो आपका DGISPR है, जो पाकिस्तान की एजेंसी है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की, उन्होंने ये अनाउंसमेंट कराया है। मगर देख के तो अश्वनी वैष्णव ही चीज सामने है, तो यकीन नहीं हो रहा था कि क्या अनाउंसमेंट किया। तो सर, इसीलिए मैं चाहूंगा कि विदाउट फर्दर अड्यू प्लीज आप हमें बताएं कि एग्जैक्टली सरकार सोच क्या रही है, सरकार के थिंक टैंक समझ क्या रहे हैं इस सिचुएशन में। ओवर टू यू सर। जी आदित्य जी, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसे विषय पर चर्चा रखने की हिम्मत की। मैं हिम्मत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है और ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लोग अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन जीते सब हैं। भारतीय समाज या भारतीय जनमानस ये जातियों को जीता इस शिद्दत से है, लेकिन बात नहीं करना चाहता। उसको कॉम्प्लेक्स विषय बताता है, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बताया। और सच भी है, सच भी है। इसलिए मैं आपके इस बौद्धिक हिम्मत की दाद देता हूं। अब आते हैं कि जब देश पहलगाम के बाद बदले के मोड में था, एक तरफ सीसीएस की बैठक, दूसरी तरफ सीसीपीए की बैठक, उसके बाद कैबिनेट की बैठक, तीनों सेना प्रमुखों से मिलना, एक दूसरा काम चल रहा था, चलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन आप जरा मुझे ये बताइए कि जो लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अथॉरिटेरियन है, नरेंद्र मोदी एक फासिस्ट है, ये विरोधियों का शब्द मैं ले रहा हूं। नरेंद्र मोदी वन मैन शो है, नरेंद्र मोदी सब कुछ करते हैं, नरेंद्र मोदी जब जो चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग किस लिए होती है? कैबिनेट की मीटिंग काम निपटाने के लिए होती है। पहलगाम जैसे मामलों पर किस चीज की मीटिंग होती है? सीसीपीए की मीटिंग होती है। उसके अलावा किस चीज की मीटिंग होती है? कैबिनेट की जो कोर कमेटी है उसकी बैठक होती है। सेना प्रमुखों से मिलते हैं, एक वो काम। क्या ये बताइए कि इस देश में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं पहलगाम के बाद वो रुक गए हैं? सड़क नाली खड़ंजा बनना रुक गया है, राशन पानी तेल रुकना बंद हो गया है, फ्लाइटें बंद हो गई हैं, विदेश मंत्रालय ने अपना काम बंद कर दिया है, रेल रुक गई हैं? नहीं ना। इसी तरीके से सरकार के बहुआयामी काम होते हैं और उसी काम का ये हिस्सा है कास्ट सेंसस। अब लोग कहेंगे अचानक लेके आए, राहुल गांधी तो कह ही रहे हैं कि अचानक लेके आए, लेकिन उनके अचानक कहने में क्या है, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। लेकिन अचानक लेके आए हैं।
नरेंद्र मोदी ने इस देश में कई सेंसस सफलता से करा लिया है। चौंकिएगा, ठीक है, चौंकिए। एक आर्थिक सेंसस, फाइनेंशियल सेंसस नरेंद्र मोदी ने कराया, लेकिन उसको कितने स्टेप्स में पूरा किया? सबसे पहले उन्होंने कहा कि ऐसा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम करेंगे, इसलिए सबके अकाउंट खोल दो, जनधन खाते। और नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग जिनका बैंक से कोई लेना देना नहीं था, जो बिचौलियों के शिकार होते थे, जो करप्शन के शिकार होते थे, उनके लिए एक आसरा खोल दिया और उनका अपना बैंक अकाउंट हो गया। बैंक अकाउंट का होने का क्या मतलब है? यानी आपके नागरिक के पास, आपके बेनिफिशियरी के पास कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, कितने पैसे कहां से सही तरीके से आ जाने चाहिए, यानी अकाउंटिंग। एक तरफ आपने बचत के लिए प्रेरित किया, दूसरी तरफ आपने उसको बिचौलियों से बचाया, और तीसरी तरफ आपने क्या किया? उस तमाम पैसों की अकाउंटिंग की। ठीक है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने साथ ही साथ डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट किया, डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया। डिजिटल ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज अकाउंटेड। पहली चीज, यानी दो जगह, दो तरह से उन्होंने पहले अकाउंटिंग का काम किया, और उसके बाद उन्होंने नोटबंदी की सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक। और नोटबंदी के बाद क्या हुआ? जो जनधन खातों के जरिए जो आम लोग जिनका एक्सेस नहीं था बैंक में, वो आ गए। उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की लोगों को आदत पड़ गई। आदत पड़ने के साथ ही साथ एक बड़ा ट्रांजैक्शन का हिस्सा अकाउंटेड हो गया। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सेंसस का आखिरी अस्त्र प्रयोग किया, और वो किया नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन, तो उससे उन्होंने क्या किया? डीमोनेटाइजेशन के बाद इस देश की इकोनॉमी का एक एक पैसा बैंकों में रूट हुआ, और रूट होने का मतलब है अकाउंटेड हो गया। आज आप कह सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी में सारा का सारा पैसा, जो लोग कहते हैं कि साहब नोटबंदी के बाद जितना इकोनॉमी में पैसा था फ्लोट कर रहा, उतना वापस आ गया, 99.99% वापस आ गया। मैं ऐसे लोगों के समझ की को मतलब तरस खाता हूं। आप मुझे ये बताइए कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला जो बेसिक बंदा है, उसको भी डीमोनेटाइजेशन का चैप्टर जब पढ़ाया जाता है, तो डीमोनेटाइजेशन इज अ टूल ऑफ अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग में किसी टूल का इस्तेमाल करना, उस टूल की सबसे बड़ी सफलता क्या है? कि 100% वापस आ जाए, यानी 100% अकाउंटिंग डन। इसलिए डीमोनेटाइजेशन के दौरान अगर 99.99 पैसे वापस आ गए अकाउंट में, तो इसका मतलब जो मेन पर्पस था मोनेटाइजेशन का, वो सफल हो गया। अकाउंटिंग इज द ओनली सोल मोटिव ऑफ डिमोनेटाइजेशन, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। आज भारत की इकोनॉमी में ग्रे और ब्लैक वॉश आउट, खत्म, कोई जगह नहीं है उसकी। तो ये सेंसस तो उन्होंने करा लिया। इस सेंसस से हुआ क्या? इस सेंसस से हुआ ये कि ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन आपके पास रुक गया। दूसरा क्या हुआ? आपने किस तरह के और किया? एक सामाजिक समानता आई। सामाजिक समानता कैसे आई? आर्थिक लेवल पे आई। मैं ये नहीं कह रहा हूं सबकी इनकम बराबर हो गई, लेकिन जनधन खाते वाला भी अपने अकाउंट में एंजॉय कर रहा है, वो भी इंश्योरेंस की एक सुविधा ले रहा है। इसी के साथ साथ सीसी और हाइपोथिकेशन जैसे बड़े अकाउंट रखने वाले भी उसी जगह पे हैं। यानी एक्सेस के मामले में जो हमारी बैंकिंग या अर्थव्यवस्था की जो एक्सेस का पहली सीढ़ी होती है बैंक, जहां से एक आम आदमी का एक्सेस शुरू होता है, चाहे वो आम आदमी खेत का हो, चाहे वो कॉर्पोरेट बिजनेसमैन हो, वहां आपने इकोनॉमिक बराबरी ले आदी पहले प्लेटफॉर्म पे। अब उसके बाद ईश्वर का प्रारब्ध है दिया हुआ कि आप कितना कमाते हैं। आपके अकाउंट में 1 लाख है, किसी के अकाउंट में 10,000 है, किसी के अकाउंट में 10,000 करोड़ है। इट्स डिपेंड ऑन द डेस्टिनी। तो ये सेंसस उन्होंने सफलता से करा रखा है, और उसका सफल तरीका ये है कि कांग्रेस जैसी पार्टी कहती है हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अकाउंट सीज हो जाते हैं, उनके आर्थिक भ्रष्टाचार की वजह से ब्लैक और ग्रे खत्म हो जाता है। अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी शराब घोटाला उसको करना पड़ता है, और उसके बाद उसको कैश का ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, लेकिन ईडी एक एक पैसे का रास्ता तलाश लेती है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के दौरान ईच एंड एवरी सिंगल रुपीज अवेलेबल इन इंडियन इकोनॉमी इज ऑलरेडी काउंटेड। और पैसा एक जगह से आदित्य दूसरी जगह जाता है तो अपनी पूंछ की एक लंबी लकीर छोड़ते हुए जाता है। यानी 1 रुपया अगर आदित्य के यहां से चला और सैकड़ों लोगों से गुजरता हुआ अवनीश के पास आया, तो अगर आपने आदित्य के
उस 1 रुपए का पीछा करना शुरू किया तो 100 लोगों से होते 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 आप अवनीश पी एन शर्मा के पास पहुंच जाएंगे और पूछेंगे, हेलो, आदित्य ने आपको फलानी तारीख को 1 रुपया दिया, और वो प्रूव हो जाएगा। इसीलिए सीबीआई से खतरनाक एजेंसी ईडी को कहा जाता है, क्योंकि ईडी लक्ष्मी पकड़ के चलता है और लक्ष्मी विष्णु जी के पास पहुंचा देती है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक, तो ये सफल आर्थिक सेंसस नरेंद्र मोदी करा चुके हैं। अब आते हैं कास्ट सेंसस पे। आपने जैसा अपने इंट्रो में ही कहा कि हमारे यहाँ सेंसस ड्यू था, बिल्कुल ड्यू था। नरेंद्र मोदी की सरकार इसकी तैयारी कब से कर रही है? आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी को ताजमहल बनाने का शौक है क्या? उन्होंने इतनी बड़ी पार्लियामेंट क्यों बनाई? लिमिटेशन बस बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब सेंसस होगा, सेंसस के बाद परसीमन होगा, परसीमन के बाद लोकसभा यानी पार्लियामेंट के मेंबर्स के नंबर बढ़ेंगे, सारे मेंबर्स के नंबर बढ़ेंगे, और नंबर बढ़ेंगे तो उनको अकोमोडेट करने के लिए आपके पास एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, और आपकी वो पार्लियामेंट बनके तैयार है। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद क्या? उसके बाद ये कि जब आपको सेंसस कराना ही कराना, मैं अभी इसके पॉलिटिकल उस पर आऊंगा, मैं राहुल गांधी और बाकी चीजें मैं बाद में करूंगा। ये सबसे आसान है कि उसको राजनीतिक रंग दे दिया जाए। मैं पहले सामाजिक और आर्थिक पक्ष इसकी आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। अब क्या है कि जब आपने जनगणना कराना ही है, सेंसस कराना ही है, तो नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि साहब देखिए, ऐसा है कि आप इसमें कास्ट का भी एक जोड़ लीजिए। और मैं बताऊं, मैं जो पिछला सेंसस हुआ था उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व था, एक अलग लेवल पे इन्वॉल्व था। मैं प्रैक्टिकली जानता हूं वो कितने डिटेल जनगणना होती है। 2 फॉर्म होते हैं, A4 साइज का जो बड़ा पोस्टर होता है, उस साइज के 2 फॉर्म होते हैं। A4 साइज का आप सोचिए, सॉरी A4 नहीं, A4 तो छोटा होता है ना, वो जो 8 पेपर वाला A0 बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सर आई एम नॉट श्योर, A2 ऐसा वो बड़ा सा जो पोस्टर कैनवस जैसा होता, उस साइज के होते हैं। 2 पेपर्स होते हैं, उसमें कितने कॉलम होंगे, कितने इंफॉर्मेशन होंगे, मैं आपको बताता हूं। आपके घर में कितने फ्रिज हैं, कितने टीवी हैं, 2 पहिया गाड़ी है, बकरी है, भैंस है, गाय है, कितने पशु हैं, यहां तक उसमें अकाउंटेड होता है। उसी के साथ कितने मेंबर हैं, उनकी क्या एवरेज इनकम है, वो उसमें आता है। इकोनॉमिक सर्वे भी होता है, और उसके बाद नंबरों का सर्वे भी होता है। इकोनॉमिक और नंबर सर्वे के साथ एक कॉलम उसमें अब और आ जाएगा जाति बताने का। अब आपको मैं इस देश में जातिगत जो जनगणना है, कास्ट सेंसस है, इसकी जरा हिस्ट्री बताता हूं। इस देश में सबसे पहली बार 1911 में 1911 में अंग्रेजों ने कास्ट सेंसस कराया था। और आदित्य, आपके दर्शकों को अच्छा लगेगा सुन के कि भारत में उस समय 4000 से ज्यादा जातियां निकली थी 1911 में। और दूसरा कास्ट सेंसस कब हुआ था? इन्हीं राहुल गांधी की सरकार थी, इन्हीं के यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इनकी माताजी सर्वे सर्वा थी, सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, और उस सरकार ने भी एक सेंसस कराया था, कास्ट सेंसस। आपके दर्शकों को जो कि सरफेस नहीं हुआ, जो कि टेबल नहीं हुआ, जो कि पब्लिक नहीं किया गया, ये सवाल मैं जब पॉलिटिकल एंगल बतियाऊंगा इसका तब पूछूंगा कि क्यों नहीं किया गया था। उसमें मैं आपको बताऊं कितनी जातियां आई थी निकल के, आपको पता है? आप चौंकेंगे। 35 लाख से ज्यादा, 35 लाख से ज्यादा जातियां निकल के आई थी, और सत्ता में रहते हुए यूपीए सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि उसको पब्लिक कर सके। अब एक चीज बताइए, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, अब इसका पॉलिटिकल मैं लेके आता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। 2024 के इलेक्शन में राहुल गांधी और पूरे इंडिया अलायंस ने, पूरे गैंग ने एक अफवाह फैलाई। अफवाह क्या? बाबा साहब के नाम पर, संविधान के नाम पर, आरक्षण खत्म कर देने के नाम पर। और उसमें वो काफी हद तक सफल है। उत्तर प्रदेश का परिणाम आप देख लीजिए, लोकसभा का, महाराष्ट्र का परिणाम आप देख लीजिए, 240 सीटें आप नरेंद्र मोदी की देख लीजिए। इसका मतलब ये कहा जाएगा कि 99 नंबर लेके निश्चित तौर पर एक सफलता पाई, फ्रॉड पर, झूठ पर, मक्कारी पर, अफवाह पर और नेगेटिव राजनीति पर राहुल गांधी और उनके पूरे अलायंस ने। ये बात सही है। ठीक, धीरे धीरे अब राहुल गांधी जिस धमक के साथ कहते थे कि हम कास्ट सेंसस करा के रहेंगे, कास्ट सेंसस करा के रहेंगे, मैं राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि जो आपकी अम्मी जान ने आपके रहते हुए जो कास्ट सेंसस कराया था, आप नरेंद्र मोदी सरकार से ये क्यों नहीं कहते कि एक व्हाइट पेपर ले आइए और हमारे ही कराए गए सेंसस, जो कि हमने बड़ी मेहनत, लगन और बड़ी ईमानदारी से एक्यूरेटली कराया था,
आप उसको टेबल कर दीजिए, भले आप उसको लागू करिए ना करिए, आप एक और का सेंसस, एक और सेंसस ड्यू हो गया है, आप दूसरा करा लीजिए, लेकिन उसको भी कर लीजिए। लेट जो भारत के लोग हैं उसको कंपेयर करें, और कंपेयर करने के बाद आप जो अच्छा समझे वो करिएगा। लेकिन नहीं, कारण ये कि अंग्रेजों में वो हिम्मत थी, उन्होंने आपकी 4000 से प्लस जातियां गिन के बता दिया। उनका एजेंडा दूसरा था, उस रेफरेंस में नहीं जाऊंगा, बात बड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने जब 35 लाख प्लस जातियां ये देखी, तो उन्हें ये समझ में आ गया कि ये वो आग का ढेर है जिसको अगर हमने खोला तो हम इसमें भस्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जातीय राजनीति के ठेकेदारों को ही राजनीति खत्म कर देगी। ऐसा कोई सेंसस क्यों करेगी, मैं आगे आपको बताऊंगा। लोग बिल्कुल उल्टी अवधारणा जल्दीबाजी में समझ रहे हैं कि ये जातीय राजनीति को बढ़ावा देगी, बटोगे तो कटोगे का उल्टा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे का उल्टा है। अरे महाराज, बिल्कुल नहीं उल्टा है। थोड़ा सा स्पीड कम कीजिए, स्पीड ब्रेकर सामने है, पीली बत्ती देखिए, उसके बाद फिर एक्सेलरेटर लीजिएगा। क्यों लीजिएगा ये मैं बता रहा हूं। मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, सरकार ने मुझे पैसे देके नहीं भेजा है आपके यहाँ कि जाओ और वहां पर लोगों को समझाओ। देखिए आदित्य, कास्ट इस देश की सच्चाई है, और नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों में से केवल आदित्य और अवनीश बेन शर्मा की जाति पूछेंगे क्या? नहीं ना। सेंसस होगा तो अब्दुल का भी पूछा जाएगा ना, रॉबर्ट का, भंते का, जर्नैल सिंह का, किसी पारसी का, किसी बाटली वाले शराब वाले का पूछा जाएगा ना, किसी अय्यर साहब का पूछा जाएगा ना। तो जब अब्दुल का भी पूछा जाएगा तो अब पता चलेगा कि मुस्लिम उम्मा के नाम पर इस्लाम का एक छाता, हम मुसलमान का छाता लेके घूमने वालों में कितना 3-13 है, कितने शेख हैं, कितने सैयद हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने अछूत हैं, ये इस्लाम का पता चलेगा। सिखिज्म पे आ जाते हैं। सिखिज्म पे 8 से 10% के जट सिख पूरे पंजाब की राजनीति, समाज और अर्थ पर राज करते हैं। लेकिन ये भी हार्डकोर ट्रुथ है कि इस देश की सबसे बड़ी अगर दलित आबादी किसी प्रदेश में रहती है तो वो प्रदेश का नाम है पंजाब। रामदसिया सिख, वो भी तो सिख है लेकिन अछूत है, उसके गुरु घर अलग हैं। जरा कोई जट सिख एक रामदसिया को अपने गुरु घर में आने की परमिशन देके दिखाए मुझे, तो ये 3-13 वहां भी होगा। नरेंद्र मोदी वहां भी तो जाति पूछेंगे, हैं? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे। तो रॉबर्ट हो गया, सॉरी अब्दुल हो गया, जर्नैल हो गए, अब आते हैं रॉबर्ट पे। क्या क्रिश्चियनिटी में जाति नहीं है? और भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत में रहने वाला, मैं तो मुसलमानों के संदर्भ में भारत से बाहर भी कहता हूं कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस पूरे खित्ते में एक भी मुसलमान नहीं रहता है। लोग चौंकते हैं कि ये क्या कह दिया आपने। मैंने पाकिस्तानी चैनलों पर जाके, अब तो जाना छोड़ दिया है जब से हमारी सरकार ने स्टैंड लिया है, जब कूल डाउन होगा तो फिर जाऊंगा। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि इस पूरे खित्ते में कोई मुसलमान नहीं रहता, क्यों? क्योंकि ये सच है कि सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। यह सच है भारत का कि भारत में जितनी भी और रिलीजन्स हैं वो सारे के सारे सनातन और हिंदू से निकले हुए हैं। इसलिए हिंदू से निकल के चाहे वो इस्लाम में चले गए, चाहे वो सिखिज्म में आ गए, चाहे वो बौद्धिज्म में आ गए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में आ गए, अपनी जातियां नहीं छोड़ा उन्होंने, जातियां उनके साथ हैं। फ्रॉड किस तरीके से होता है? जब एक बंदा जिसका कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन हो गया, जरा सोचिएगा, केरल, तमिलनाडु, झारखंड और इस जैसे राज्यों का जरा सा ध्यान करिए। रॉबर्ट कहेगा कि मैं क्रिश्चियन हूं, फिर पूछी जाएगी जाति क्या हो, तो कहेगा मैं वाल्मीकि हूं क्योंकि रिजर्वेशन का लाभ लेता है। क्रिश्चियनिटी अपनाने के बाद भी रिजर्वेशन का लाभ लेता है। और जैसे ही कहेगा वाल्मीकि हो तो कॉलम कहेगा ही इज नॉट अ क्रिश्चियन, ही इज अ हिंदू। या तो वो हिंदू है रॉबर्ट और तब वाल्मीकि हो सकता है, वरना वो वेटिकन से एक फरमान लेके आए कि नहीं क्रिश्चियनिटी में भी वाल्मीकि हैं। समझे आप? ठीक। अब्दुल के घर गया कास्ट सेंसस वाला, उसने कहा कि बाकी अब्दुल बता दो बकरियां कितनी है, टोपी कितना है, बाकी सारा कितना है, लोटा कितना है, दरी कितनी है, ताबीज कितनी है। अब बताओ अब्दुल तुम्हारी जाति क्या है? अब्दुल कहेगा मैं अंसार हूं।
कपड़े बुनने वाला। बोला अच्छा अंसार हो तो तुम्हारा जो है उपजाति क्या है? हम जोलहा हैं। अच्छा तुम जोलहा हो, ठीक है, दर्ज कर लिया। अब एक मुसलमान में वक्फ बोर्ड में आपने क्या किया था? पहले वक्फ में एक मुसलमान होता था। एक मुसलमान का मतलब जो भी हो वो मुसलमान है। जाति मत पूछो, जाति तो केवल हिंदुओं की पूछनी है। आपने वक्फ बोर्ड में संशोधन करने के बाद नया एक्ट जो ले आए उसमें आपने क्या प्रोविजन किया? उसमें प्रोविजन ये किया, एक मुस्लिम के बदले आपने 8 मुस्लिम अभी पैदा कर दिए हैं। ये 8 मुस्लिम 80 मुस्लिम पैदा करेंगे, 80 के बाद 800 मुस्लिम पैदा होंगे। बटोगे तो कटोगे का, और रिवर्स इफेक्ट उधर देखना है आपको। कैसे किया आपने? आपने सबसे पहले एक जेंडर पैदा किया मुसलमान का, 2 मुस्लिम महिलाएं। उसके बाद आपने कहा एक मेंबर शिया, एक सुन्नी, एक पसमानदा, एक आगा खानी और एक बोहरा। कितने मुस्लिम हो गए? 8 मुस्लिम हो गए इंक्लूडिंग जेंडर। 8 का बंटवारा हुआ। जब ये कास्ट सेंसस आएगा तो ये 808,000 निकल के आएगा, क्योंकि 35 लाख जातियां अकेले हिंदुओं में नहीं है। तो एक ये डाटा जब टेबुलेट होगा तो आप मुझे ये बताइए फिगर्स ये कहां जाएंगी और किस तरह से आएंगी। एक ये हो गया। अब आते हैं, कोई भी सेंसस किस लिए किया जाता है? सेंसस इसलिए किया जाता है कि सरकार वस्तु स्थिति पता करे और नंबर्स पता करे, उनका इकोनॉमिक स्तर पता करे, ताकि गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम्स, अपनी योजनाएं बनाए और वो समाज पर लागू हो। क्योंकि उसे एक डेटा मिलता है कि कौन सा इकोनॉमिक वीकर क्लास है, कौन सा अंडर डेवलप क्लास है, किसके पास अभी जूता तक नहीं है और किसी के पास जो है वो बुगाती बाहर खड़ी हुई है। तो यही तो आधार होता है। और डिसीजन लेने के लिए, प्लानिंग करने के लिए जातिगत सर्वे के पास के बाद क्या होगा? एक जाति का भी डेटा होगा। और जब जाति का डेटा होगा तो उससे ये पता चलेगा कि इस देश में कितने एक्चुअल हिंदू हैं, कितने एक्चुअल मुसलमान हैं, कितने एक्चुअल पारसी हैं, कितने एक्चुअल सिख हैं, कितने एक्चुअल जैन हैं, कितने एक्चुअल बौद्ध हैं। तो एक तो ये आप, फिर वो जो एक बार्गेन, जो एक नारा तुरंत दिया जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे साहब बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन टोटलिटी क्या होगा? इतनी जातियां हिंदुओं की हैं और ये सारे हिंदू हैं। आपने इस देश में जातिगत जनगणना ईमानदारी से कराने के बाद हिंदुओं की संख्या एक झटके में इतनी गुना आप बढ़ा के पाएंगे, या तो उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि रॉबर्ट है, बैप्टिस्ट है, या दूसरा है कैथोलिक है, लेकिन वो एक साथ वाल्मीकि और रॉबर्ट दोनों नहीं रह सकता। उसे ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने हिंदुओं को संगठित करके जातीय पहचान के साथ मैंडेट, क्योंकि हमारे हिंदू समाज की, सनातन समाज की जो जाति व्यवस्था है वो अपने आप में बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बट केवल उसमें जो कमियां थी, जो छुआछूत, जो अछूत, जो इस तरह की चीजें, बस हमको उसको एलिमिनेट करना है। और उसको एलिमिनेट करने के लिए एक मैं बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं आदित्य, हमें एक होना है। कितना अच्छा लगता है, लेकिन यार आदित्य पता तो होना चाहिए हम हैं कितने। भाई एक होने के लिए हमें कितने लोगों को एक करना है ये तो पता होना चाहिए। तो पहले तो ये डेटा सेंसस के बाद रिफाइन करेगा उन नंबर्स को। ठीक, अब आ जाते हैं इसके पॉलिटिकल इफेक्ट पर। आदित्य देखिए, राहुल गांधी को ये लगा था कि 24 के इलेक्शन में जो उन्होंने बकवासबाजी की थी और जिससे उनको थोड़ा फायदा मिला था, उनको सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि नरेंद्र मोदी कास्ट सेंसस करा देंगे। यहां एक चीज और जोड़ देना चाहूंगा, जो लोग ये नासमझी की वजह से कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अरे भाजपा विरोध करती थी कास्ट सेंसस का, वही भाजपा कास्ट सेंसस करा रही है। भाई साहब जरा जाइए भाजपा के बारे में पता कीजिए। ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रही है, कभी भी विरोध में नहीं रही है। इसलिए जो नए नए भाजपा के रिश्तेदार बने हैं उनको जरा सा समझ लेने की जरूरत है कि भाजपा की पुरानी नीति क्या है। अब आते हैं राहुल गांधी की नेगेटिव राजनीति का, तो नसबंदी हो गई इस एक मास्टर स्ट्रोक से। कैसे? इसका एग्जाम्पल, इसका प्रमाण खुद राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, अचानक अचानक अचानक, कितनी बार उन्होंने रिपीट किया। उन्हें अच्छी तरह पता है कि जो एक गिमिक में फैलाने का प्रयास कर रहा था, और निश्चित रूप में
ये वो प्रचारित करते कि देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की वर्तमान सरकार अछूतों, दलितों, ओबीसीज के खिलाफ है और इसलिए कास्ट सेंसस नहीं करा रहा है। और एक चीज तो भरोसा होना चाहिए इस देश में कि अगर कोई कास्ट सेंसस सबसे ईमानदारी, सबसे एक्यूरेटली कोई करा सकता था इस देश में, तो नरेंद्र मोदी ही करा सकते थे। और जब कास्ट इस देश की सच्चाई है और कास्ट सेंसस होना ही है, तो फिर नरेंद्र मोदी क्यों ना करा लें, पहली चीज। अब इसका एक पक्ष और है जिसको जानना बड़ा जरूरी है। आप देख रहे हैं ना, लाखों लाख पाकिस्तानी दुल्हनें आपके यहां पल रही हैं, उनके लाखों लाख अवैध बच्चे पाकिस्तानी आपके यहां पल रहे हैं। जब ये जातीय जनगणना होगी तो उससे ये डाटा और ज्यादा रिफाइन होगा कि नहीं होगा। और अंतिम इलाज एनआरसी। एनआरसी करने के लिए आपके पास कोई बेस डाटा होना चाहिए जो कि प्योर हो, एक्यूरेट हो, ईमानदार डाटा हो। क्या आपको इस कास्ट सेंसस से वो डेटा हासिल नहीं हो रहा है, बहुत रिफाइंड, एक्यूरेट? हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन अब जो बांग्लादेशी अब्दुल फहीम है उसको कागज तो दिखाना पड़ेगा। जाति पूछते ही वो गड़बड़ा जाएगा और जितने सवाल उतना ज्यादा चोर पकड़ा जाएगा, उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए एनआरसी जैसे किसी परमानेंट सोल्यूशन के लिए जब एक तरफ आपके पास पीएफआई जैसे खतरनाक संगठनों का 45 साल का 2045 तक का कार्यक्रम है, तो फिर अगर उसको काउंटर करना है तो इस तरीके से आपको अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए पहले अपने नंबर्स को पहचानना पड़ेगा, उसके लिए बेस फिगर्स निकालने पड़ेंगे, ईमानदार डेटा उपलब्ध रखना पड़ेगा, तब आप एनआरसी ला सकते हैं। आप एक एक हमारे देश की आबादी की काउंटिंग कर सकते हैं, उसको एक परमानेंट आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं और उस दिन तब पता चल जाएगा कि इस देश में कितने अवैध बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या, कितने पाकिस्तानी या कितने ऐसे और हैं जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। कास्ट सेंसस उस तरफ का रास्ता खोल रहा है। ये एक बेस कैलकुलेशन होगी, एक बेस डाटा होगा, जिस डाटा का कितना इस्तेमाल करेंगे नरेंद्र मोदी, ये नरेंद्र मोदी से बेहतर और कोई नहीं जानता है। और मैंने डिमोनेटाइजेशन और आर्थिक सेंसस की बात जो शुरू में की थी वो इसीलिए की थी कि ये कितने स्तर से शुरू हुआ था। सबसे पहले हर घर शौचालय, हर घर शौचालय बनेगा, तो फिर उसके 2 किस्त में पैसे आएंगे। फिर हुआ कि अरे पैसे कैसे आएंगे, तो ऐसा है अवनीश बेन शर्मा, तुम्हें तो एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि उसी में ग्राम सचिव जब बताएगा कि हाँ आधा बन गया है, तब 6,000 रुपए आएंगे। वहां से शुरू हुआ, वहां से शुरू होने के बाद डिजिटल से शुरू होने के बाद नोटबंदी। तो ये आर्थिक सर्वे था और यहां पर अब आपके चल रहा है कास्ट सेंसस। तो पहले पूरे भारतीय गिने जाएंगे, उस भारतीय में कितने अब्दुल, कितने रॉबर्ट हैं वो गिने जाएंगे, कितने जर्नल हैं, और उसके बाद उन जनरल में कितनी जातियां हैं ये गिनी जाएगी, कितनी असमानता है ये गिनी जाएगी। अखिलेश यादव को उस दिन ये असलियत पता चलेगी कि जब उनका अपना समाज ओबीसी पीडीए लेके जो चिल्लाते हैं, जब वो कहेगा कि भाई साहब ऐसा है, यादव ही जब उनसे पूछेगा कि यादव में 4 जातियां हैं, 4 नहीं 8-10 जातियां हैं, लेकिन मोटा मोटी ढणोर और ग्वाल, वो पूछेगा कि अरे भाई साहब ढणोर तो वैसे के वैसे रह गए, सारा फायदा तो मुलायम सिंह के वाले ग्वाल लेके चले गए। अब आप समझ रहे हैं, एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे का मामला कहां आ रहा है, बटोगे तो कटोगे का मामला कहां आ रहा है। बटोगे तो कटोगे से आगे चल के एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर आपको ये करना है तो आपको सामने ऐसे नेगेटिव्स में ये बंटवारे करने होंगे, और इस बंटवारे का रास्ता खोलता है ये कास्ट सेंसस। राहुल गांधी को ये बताना पड़ेगा मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्या हूं, बताना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अवनीश सर थैंक यू, आपने इतना इलेबोरेटली इस पूरे इशू को एक्सप्लेन किया। पूरे जो बेसिक्स से फंडामेंटल से लेकर अभी तक की जो जर्नी पूरी है पूरे डिसीजन मेकिंग की, जो कि मेन शक जो हो रहा है लोगों को, वो ये हो रहा है कि हमारे जो थिंक टैंक्स है उन लोगों ने टाइमिंग इतनी गड़बड़ की चुकी। जैसे कि हम लोग, जैसा आपने भी अपने प्रस्तुति के दौरान बताया कि इतने सारे काम लगातार पैरेलली होते रहते हैं। भारत इतना बड़ा देश है, केवल पाकिस्तान से वॉर में जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग उसी पे ध्यान देने लग जाए और बाकी काम रुक जाए। हम पाकिस्तान नहीं है जिनका एक ही फ्यूल एंड फॉर्डर है कि बस हिंदुओं का खात्मा करना, बजवाए हिंद जैसा सपना देखना। तो उसी में कई लोग का एक पॉइंट था कि इसको किस टाइम पे क्यों अनाउंस किया गया। इससे अब्दुल रॉबर्ट को तैयारी की भी टाइम मिल सकता है, उनके भी थिंक टैंक्स जो भी है उनको तैयारी का टाइम मिल सकता है, कैसे इसमें गुमराह करना है अपने जो लोग आएंगे सेंसस का डेटा कलेक्ट करने। और कुल मिला के
अगेन टाइमिंग पे ही सारी चीजें आती है कि सबको लग रहा है कि अभी मॉरल विक्ट्री गांधी परिवार को भी क्यों दी गई। ये परिवार जो कि डिजर्व करता है तिहाड़ को होना, एक तरीके से जो इनके ओपन एंड शट तमाम केसेस हैं उनको एक मॉरल विक्ट्री मिल गई। आपको सुनने वाले हम लोग और इस तरीके का जो इकोसिस्टम का जो पार्ट है राष्ट्रवादी इकोसिस्टम के, हम लोग भले ही पेक्युलरिटीज पे ध्यान देते हैं, समझते हैं, मगर एक आम जनमानस के मन में यही जा रहा है इस समय कि राहुल गांधी ने कहा था कि वो धमके की चोट पर करा के रहेगा, संसद में कहा था और वही चीज हो गई। तो इस नैरेटिव को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। मेन मुद्दा इस पे आ रहा है। बाकी आपने जो बात कही एकदम सच्चाई है कि आज के एरा में डेटा इज द न्यू ऑयल। जितना ज्यादा आपके पास डेटा रहेगा आप उतना ही प्ले अराउंड कर सकते हैं, उतना ही डिसीजन मेकिंग में आपको इजी रह सकता है। और जब आपने डिमोनेटाइजेशन के टाइम से स्टार्ट किया, जो पहला मेजर डिसीजन था इस तरीके इस लेवल का जिसपे पूरा पैन इंडिया लेवल पर डिबेट स्टार्ट हो गए थे कि सही है या गलत है, वहां से लेकर अभी तक की अगर हम जर्नी देखें 8-9 साल की, तो समझ में आता है कि किस तरीके से वो एनसीआर एनआरसी और जो आपका एनपीआर है उसकी तैयारी जो है, जो बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाने की तैयारी है या जो भी घुसपैठी है कुल मिला के, अभी अचानक से पाकिस्तानी निकल आए इतने सारे, वो भी बहु है कि यहाँ पे 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमानों में उनको अपना शौहर या जो भी वो कहते हैं नहीं मिल रहा है वहां जाके। तो तमाम चीजों को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटेजिकली किया गया है। बट ओवरऑल अगेन सर, मैं आखिरी चलते चलते आपसे, मैं जानता हूँ आपको भी लेट हो रहा है सर, एक ही चीज समझनी थी कि आप इस टाइमिंग को कैसे देखते हैं। प्लस एक नैरेटिव दिया जा रहा है कि देश को इंगेज रखने के लिए इस चीज में, ताकि और खुले तौर पे या और इत्मीनान से अटैक किया जा सके पाकिस्तान, ये भी एक नैरेटिव है। तो अंतिम आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा सर कि पाकिस्तान वाले एंगल को आप कैसे देखते हैं, खास से रिलेट करके। ठीक है, मैं उसको भी देख लूंगा। मैं जरा सा एक और एंगल जोड़ लेता हूँ। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि बिहार इलेक्शन के लिए करा दिया है नरेंद्र मोदी, एक एंगल और ये भी जोड़ लीजिए, इलेक्शन भी जोड़ लीजिए। भारत वो देश है जिसका प्रधानमंत्री एक देश एक इलेक्शन की बात करता है, क्योंकि ये सच्चाई है कि हर 3-6 महीने में भारत में कहीं ना कहीं कोई चुनाव चल रहा होता है। 11 साल हो गया नरेंद्र मोदी की सरकार को देखते हुए, उनकी वर्किंग शैली को देखते हुए। नरेंद्र मोदी से मेरी फोन पर कोई बात नहीं होती। मैंने नरेंद्र मोदी को रूबरू रैलियों में देखा है, इसके अलावा मेरी हैसियत नहीं है कि मैंने उनको नजदीक से देखा भी हो। कुछ कार्यक्रम में नजदीक से हो सकता है, ऑडिटोरियम में बैठा हूं, पिछली चेयर में कहीं भी बैठा हूं, ऐसा ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो उनके काम करने की शैली है, उनका तरीका जो है, उससे मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, ये भरोसा हो जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी इलेक्शन के लिए कभी कोई काम नहीं करते। एक घटना सिर्फ आपको याद दिलाऊंगा जिसका साक्षी हूं, जिसका साक्षी में रहा। नरेंद्र मोदी की सफलतम योजना है, बहुत बड़ी विराट योजना, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना जब 2017 में नरेंद्र मोदी लॉन्च की है, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का बलिया जिला चुना उज्ज्वला योजना को लॉन्च करने के लिए। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कल्चरल डिपार्टमेंट की, कल्चरल मंत्रालय की कुछ जिम्मेदारियां मेरे पास हैं। आई वॉज देयर, मैं वहां था। जब तक नरेंद्र मोदी ने भाषण देना शुरू नहीं किया, तब तक ये सारे पॉलिटिकल पंडित, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, वो यही कह रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाला है 2017 का। अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, जिसके बाद भाजपा जीती और योगी आदित्यनाथ आए। ये उसके लिए किया गया है और नरेंद्र मोदी बलिया का चुनाव इसीलिए कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना वहां से शुरू करेंगे और यूपी इलेक्शन में वो जोर मारेंगे। लेकिन ये भ्रम लोगों का तब टूटा जब नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया। नरेंद्र मोदी की अपनी स्टाइल, भाइयों बहनों, अपना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले बलिया की धरती को प्रणाम। और उसके बाद जो उन्होंने कहा, तब पता चला, झटका मुझे भी लगा था कि इसलिए चुना है। उन्होंने कहा कि बलिया पूरे देश में आबादी के लिहाज से सबसे कम एलपीजी कनेक्शन रखने वाला जिला है और इसलिए नरेंद्र मोदी ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला योजना की शुरुआत के लिए बलिया को चुना था। आप कल्पना कर सकते हैं वो आदमी किस लेवल पर काम करता है, होमवर्क करता है। इसलिए बिहार इलेक्शन के लिए अगर कोई सोचे तो वो नहीं। अब चलते हैं पाकिस्तान। आदित्य, मुझे ये बताइए, क्या नरेंद्र मोदी अपने दोनों हाथों में तलवार लेके, कवच कुंडल धारण करके, बख्तरबंद, बिल्कुल वो सब होता है जो शैली, उस हाथ में घोड़े पे बैठ के पाकिस्तान जाएंगे और वहां पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े, 4 टुकड़े, 8 टुकड़े, 18 टुकड़े कर देंगे? नहीं ना। एक प्रधानमंत्री इलेक्टेड आदमी होता है, उस आदमी को कलम चलाने आती हो, उस आदमी का रोल सीमा पर जाके लड़ना नहीं है। और प्रधानमंत्री केवल दिल्ली में मौसम खराब हो उसकी वजह से नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम रुक जाते हैं क्या? नहीं रुक जाते ना। सीमाओं पर लड़ना किसका काम है? इस देश की सेना का काम है। यही वो अथॉरिटेरियन नरेंद्र मोदी को कहने वाले लोग जब ये सवाल उठाते हैं टाइमिंग पर, तो मैं ये पूछता हूं,
कि सेना अपना काम अपने बॉर्डर पर करेगी। नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, उनको हमारे आपके राशन, हमारी आपकी बिजली, हमारे आपके सारे चीजों से मतलब है और ये जिम्मेदारी उनके पास है। तो पाकिस्तान पर ध्यान हट जाए, उसके लिए कास्ट सेंसस जैसा कोई डिसीजन आया है, ये तो हास्यास्पद है। ये तो हंसने, मतलब मुझे तो हंसी भी नहीं आएगी इस पे। भाई मिलिट्री अपना काम कर रही है, वो करेगी। और ये बात सही है कि हमारे यहाँ देश आर्मी चीफ नहीं चलाता, ये बात भी तो ठीक है ना। प्रधानमंत्री अपना काम कर रहा है, इलेक्ट करके हमने भेजा है, वो अपना काम कर रहा है। और हमारे यहाँ तीनों सेनाध्यक्ष पीएम को रिपोर्ट भी नहीं करते, वो तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं ना। तो एनएसए, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, और उनको जब बता दिया गया तो वो अपना काम करेंगे। या हम और आप, नरेंद्र मोदी आगे गोला दागते और हम लोग पीछे से माचिस देते क्या उनको, कि जो उन्होंने हम लोगों को कास्ट सेंसस में बिजी कर दिया, अब कैसे हम लोग माचिस दे पाएंगे नरेंद्र मोदी जी को? और ले, ऐसा तो नहीं है। ये बेवकूफाना बातें हैं। दूसरी चीज, अब आते हैं कि इस समय ही क्यों कर दिया राहुल गांधी, क्या अपनी बात मनवा नहीं ले गए? हाँ, मनवा ले गए। ये तो राहुल गांधी का दिल जान रहा है। और कास्ट पॉलिटिक्स और भारत को कास्ट में विभाजित करके हिंदुओं में विभेद पैदा करने की जो महत्वाकांक्षी साजिश थी, उसको किस तरीके से उसकी भ्रूण हत्या की है नरेंद्र मोदी ने कास्ट सेंसस करा के, ये आगे आने वाला समय बताएगा। इससे पहले कि आपका लड़का किसी लड़की को भगा के ले आए और पूरे समाज में आपकी बेइज्जती कराए, या आपकी लड़की खुद आपके किसी मना करने के बावजूद अपने पसंद के लड़के के साथ चली जाए और आपकी समाज में बेइज्जती हो, इससे कितना बेहतर होता है एक अच्छा पेरेंट की घर बुला के दोनों को, उनके माँ पिता को कह के, बात समझा के और सामाजिक रूप से सबको कार्ड बांट के, बैंड बाजा बारात लेके, लड़की को विदा करके लड़के की बारात ले जाके वो रिश्ता करा दे। नरेंद्र मोदी ने यही कहा। थैंक यू अमरीश सर, आपने एकदम डिटेल्ड वे में, मुझे लगता है कि कोई डाउट बचा नहीं हो। और जहां तक बात है कि जो तमाम मुद्दे लोगों ने सोशल मीडिया पे इस समय उठाए हुए हैं कि ये रीजन से कराया गया, जैसे आपने बिहार चुनाव का भी मेंशन किया, मुझे भी ऐसा लगता है कि इतना शॉर्ट सर्किटेड तो नहीं है ऑब्वियसली बीजेपी की। वो लोग उनका जो एक, मैं खुद भी काम कर चुका हूं उनके साथ, मुझे इतना पता है कि जो इलेक्शन मशीनरी है वो स्पॉट ऑन है। उन लोगों को ये सब छोटे मोटे चीजों की जरूरत नहीं पड़ती इलेक्शन जीतने के चक्कर में। और बिहार चुनाव में अगर देखें तो जब एक बार जंग स्टार्ट हो जाती है पाकिस्तान से, तो ऑब्वियसली उसका भी एक जाएगा ही, डाउनफ्लो होगा ही नेशनलिज्म फीलिंग का, और वो अलग सी चीजें होने ही है। उस पर ना जाते हुए मैं फाइनली कंक्लूड यही करना चाहूंगा कि आपने विस्तार समझाया है और काफी क्लैरिटी आई है लोगों को समझ के कि भाई क्यों ये किया जा रहा है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ही होना है, शॉर्ट टर्म इसमें कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के पास जो इकलौता मुद्दा था वो मुद्दा भी उनके हाथ से चला गया। इस समय हम देखें तो अखिलेश यादव भी यूपी में लगे हुए हैं किसी तरीके से जो कास्टिज्म में डिवाइड करने के लिए कि दलितों पे हमला कर रहे हैं, जो करनी सेना वाले, मतलब सबके मुद्दे, जितने भी रीजनल क्षेत्रीय पार्टीज हैं जो कास्ट पे प्ले करती हैं कहीं ना कहीं, उन सबके मुद्दे को एक साथ ध्वस्त कर दिया। टाइमिंग को लेके थोड़ा बहुत सबके अपने अपने आपस में मतभेद हो सकते हैं, जो राष्ट्रवादी खेमे में ही जो लोग हैं कि भाई इस समय नहीं करके थोड़ी दिन बात करते, या शांति से अगर वो नोटिफिकेशन जारी कर देते, वो अलग चीज है। और इसी के साथ मैं जी सर आदित्य, अगर नरेंद्र मोदी 24 घंटे के बाद 25वां घंटा अगर दिन का कोई बने या वो बना लें और उसमें कोई डिसीजन लें, टाइमिंग का सवाल तब भी उठेगा। इसी के साथ मुझे लगता है मैं वीडियो का यही अंत करूंगा। और मोदी जी पे हम लोग सबको ट्रस्ट है, वो उनकी कोई विरासत नहीं है, लाइक उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है, उनके अपने कोई परिवार नहीं है, जो करते हैं वो देश के लिए करते हैं। सेम ऐसे ही योगी जी भी, इन सब पे किसी और दिन चर्चा करेंगे। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि प्रारंभ.in पे जरूर जाएं, वहाँ पे इंपॉर्टेंट चर्चाएं होती हैं देश से रिलेटेड। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और मैडमैन रिएक्ट्स को भी जरूर सब्सक्राइब करें। याद रखें आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। इसी के साथ वीडियो का एंड करूंगा। अभी सर अपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू, नमस्कार।